बच्चों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से वेदर फोरकास्टिंग के बारे में। ठीक है, इससे पहले वीडियो अगर आपने देखे होंगे तो पूरा एग्रोमेट्रोलॉजी बेस्ड था, अर्थात मौसम कृषि विज्ञान से संबंधित था, जिसमें मैंने कई बार आपको जो वीडियो बताया उसमें कई ऐसे उपकरण एपरेटस के बारे में बताया जो हमारे मेट्रोलॉजी में काफ़ी उपयोगी है, काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक है, कुछ बातें मैंने वायुमंडल के बारे में भी बताया था पिछले वीडियो अगर आपने देखे होंगे। ठीक है, मैंने उपकरण में बहुत अच्छे अच्छे उपकरण बताया, जैसे थर्मामीटर है, रेन गेज है, विंड वेन है, एट्सेट्रा मैंने बताया था। उसके बाद में कुछ कंडेंसेशन के बारे में भी बताया था। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एग्रोमेट्रोलॉजी के अंतर्गत वेदर फोरकास्टिंग, मौसम पूर्वानुमान। जी हाँ, ये एक ऐसा शब्द है, पूर्वानुमान शब्द से ही समझ में आता है कि हम इसके बारे में कोई स्थिर बात नहीं कह सकते, कोई फैक्ट नहीं कह सकते कि ऐसा होने वाला है, ऐसा नहीं कह सकते। आज बारिश होगी ऐसा नहीं कह सकते, कल नहीं होगी ऐसा नहीं कह सकते, कल सूरज उगेगा, सूरज दिखाई देगा पूरी प्रचंडता के साथ, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वेदर फोरकास्टिंग पूर्वानुमान है मौसम का। ठीक है, मतलब ये कह सकते हैं कि हम लोग हमको अभी भी मौसम की भविष्यवाणी के लिए कोई स्पष्ट नियम नहीं बनाए गए हैं, मतलब कोई क्लियर रूल नहीं है हमारे पास अभी, क्लियर रूल नहीं है, याद रखना हमारे पास अभी। जब क्लियर रूल नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं बना, ऐसा कोई मेथड नहीं बना है जिसके कारण हम मौसम की एकदम एग्जैक्ट अनुमान लगा सकें। अनुमान शब्द का मतलब ही होता है आगे पीछे 19-20 ऐसा बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है, 24 कैरेट होना चाहिए, ना होकर वो 23-22 कैरेट हो जाती है, ये होता है अनुमान या पूर्वानुमान। ठीक है, पूर्वानुमान से तात्पर्य होता है पहले अनुमान लगाना कि कल क्या होने वाला है। आज जिस अवस्था में है आप, हम ऐसा पूर्वानुमान लगाएंगे कि कल क्या होगा, कल कैसे होगा, कल किस प्रकार से होगा, ये पूर्वानुमान को दर्शाता है। तो वेदर फोरकास्टिंग में मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए अभी तक कोई स्पष्ट नियम नहीं बनाए जा सके हैं, और यही कारण है कि जब भी हम किसी मौसम की भविष्यवाणी करते हैं या सुनते हैं तो उसके लिए हमेशा अनुमान सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अनुमान सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं हम लोग। कौन से सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं? अनुमान सूचक शब्द। और ये शब्द कौन कौन से होते हैं देख लीजिए जरा इसको। अनुमान सूचक शब्द में प्रायः, ऐसा बोलते नहीं, प्रायः, हल्की, भारी। ठीक है, प्रायः, हल्की, भारी इत्यादि, और लगभग भी लिख देते हैं, लगभग। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करके मौसम का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, आपने समाचार सुने होंगे, उसमें ऐसा कहते हैं कि आज लगभग इतने तापमान रहने की संभावना है। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। उसके बाद में आगामी मौसम के अनुमान और भविष्यवाणी के लिए हमको अंतरिक्ष का ज्ञान होना जरूरी है। ठीक है, मौसम पूर्वानुमान के लिए हमको किसका ज्ञान होना चाहिए? मौसम पूर्वानुमान हेतु अंतरिक्ष का ज्ञान होना चाहिए हमको। अंतरिक्ष का ज्ञान होना चाहिए, अंतरिक्ष का ज्ञान होना चाहिए, तब आप भविष्यवाणी आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि भविष्यवाणी जो करना है, पूर्वानुमान आप लगा सकते हैं, लेकिन जो भविष्यवाणी करना है वो बहुत कठिन काम होता है। ठीक है, कारण ये है कि जो वेदर होता है वो काफ़ी जल्दी बदलता है, लगातार परिवर्तित होता है, चेंजेबल होता है, स्थायी नहीं होता, अस्थायी होता है। ठीक है, अर्थात दिन भर में आप देखेंगे तो कई बार बदल सकता है। अभी का मौसम देख लीजिए, लगातार बदलता है, कभी सूरज की तीक्ष्ण गर्मी महसूस होती है, कभी तो बादल दिखाई देता है, तो कभी बारिश हो जाती है, कभी बारिश के छींटे पड़ते हुए। ठीक है, तो ऐसे होता है इसमें। इसी संबंध में, अंतरिक्ष ज्ञान के संबंध में, अमेरिकी अंतरिक्ष खोज संस्थान नासा, अमेरिकी खोज संस्थान नासा ने वायुमंडल में एक निश्चित ऊंचाई पर एक उपग्रह सेट किए, 2 उपग्रह सेट किए हैं इन्होंने, और सब कई उपग्रह सेट किए कई कंट्री ने, लेकिन ये नासा के बारे में बात करते हैं जिनकी टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऐसा बताया गया है। टेलस्टार, ठीक है, और एक होता है टेलरॉड। ठीक है, ये टेलस्टार और टेलरॉड 2 सैटेलाइट है। दोनों क्या है? सैटेलाइट है। ठीक है, इसके द्वारा और दूसरे कई कंट्रीज है जिसके द्वारा रडार सिस्टम, ठीक है, और कई कंट्रीज है जो विकसित प्रकार के रडार लगाए हुए हैं, जिसके कारण आज अधिकांश विकसित और विकासशील देश अग्रिम, मतलब आगामी 7 दिनों के लिए पहले से ही 80 से 85% मौसम की भविष्यवाणी कर सकते हैं। 80 to 85%।
ठीक है, भविष्यवाणी मौसम का पूर्वानुमान वेदर फोरकास्टिंग कर सकते हैं 80 to 85%। किसकी सहायता से? टेलीस्टार रडार जैसे उपग्रह की सहायता से, रडार प्रणाली, रडार सिस्टम की सहायता से। वर्तमान में हम लोग अगर देखें, ठीक है, तो हम लोग भावी मौसम और दशाओं का निर्माण जैसे होता है, अभी वर्तमान और भूतकाल की मौसम दशाओं के आधार पर भावी मौसम दशाओं का निर्माण संभव हो पाता है। मतलब आज कैसा है मौसम, तो हम ऐसा अनुमान लगाते हैं कि कल क्या हो सकता है ना, ऐसी है ना, ठीक है। कभी कभी ये गलत भी होता है, इसीलिए तो इसका नाम पड़ा पूर्वानुमान, फोरकास्टिंग, वेदर फोरकास्टिंग, ठीक है। फिर इसको थोड़ा सा डिफाइन कर सकते हैं, फोरकास्टिंग को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? वर्तमान एवं भूतकाल की मौसम दशाओं के आधार पर, ठीक है। किसके आधार पर? वर्तमान एवं भूतकाल की मौसम दशाओं के आधार पर भावी मतलब आने वाली मौसमी दशाओं का, वेदर कंडीशंस का निर्माण संभव होना है। यही प्रक्रिया पूर्वानुमान कहलाती है, फोरकास्टिंग कहलाती है, ठीक है। ये जो वेदर फोरकास्टिंग होता है, 2 टाइप्स के होते हैं। फोरकास्टिंग जो होता है, वेदर फोरकास्टिंग या मौसम पूर्वानुमान, इसके 2 प्रकार होते हैं। एक प्रकार होता है अल्पकालीन, बोलते हैं जिसको हम लोग अल्पकालीन, शॉर्ट ड्यूरेशन वाला, ठीक है। और दूसरा होता है दीर्घकालीन, लॉन्ग ड्यूरेशन वाला। नाम से स्पष्ट है, शॉर्ट ड्यूरेशन का मतलब होता है मौसम की ऐसी अल्पकालिक अवस्था जिसमें हम 12 से 48 घंटे के दौरान इसका अंदाज़ा लगाते हैं, 12 to 14 आवर्स के दौरान। चूँकि ये हमेशा बदलते रहता है, चेंजेबल होता है, ठीक है, हमेशा बदलते रहता है ये, जिसके कारण अनुमान लगाना बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद में आता है लॉन्ग ड्यूरेशन। लॉन्ग ड्यूरेशन में क्या होता है? दीर्घकालीन में इसमें लॉन्ग टाइम के आंकड़े, 48 आवर्स के बाद, लॉन्ग टाइम, लंबे समय, ठीक है, के आंकड़ों के आधार पर, लॉन्ग टाइम डेटा के आधार पर हम अनुमान लगाते हैं, ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष विभाग जो है वह आगामी मौसम की सूचना को रेडियो और दूरदर्शन पर मौसम सूचना के रूप में प्रसारित करती है। आपने सुने होंगे, देखे भी होंगे टीवी पर, ठीक है। ये जो मानसून पूर्वानुमान है हमारे भारत देश में, इनसेट 1 के द्वारा ये जो पूर्वानुमान है, चाहे शॉर्ट टाइम चाहे लॉन्ग टाइम हो, ये एक सैटेलाइट है इनसेट 1B के द्वारा बादल के जो चित्र प्राप्त होते हैं उसके द्वारा दूरदर्शन पर प्रसारित होता है, आपने देखे होंगे। लेकिन आजकल जो मौसम का पूर्वानुमान हो चाहे दीर्घकालीन अनुमान हो, वो अगर लगता है तो सुपर कंप्यूटर के माध्यम से लगता है, अर्थात सुपर कंप्यूटर की मदद ली जाती है, सुपर कंप्यूटर, ठीक है। सुपर कंप्यूटर के बारे में आप लोग कंप्यूटर वगैरह में पढ़े होंगे, ठीक है। काफ़ी हाईली टेक्नोलॉजी से निर्मित एक ऐसा कंप्यूटर होता है, ऐसे गणित प्रणाली होती है जिसमें बहुत कम समय में काफ़ी डाटा स्टोरेज हो सकती है, ठीक है। काफ़ी जल्दी ये गणना करने में सक्षम होती है, एटसेट्रा से बहुत सारे क्वालिटीज़ आपको मिलेगी उसमें, ठीक है। तो हमको कुछ बातों की जानकारी होनी चाहिए अगर हमको मौसम का पूर्वानुमान करना है, पूर्वानुमान लगाना है, तो वो बात कौन कौन सी है? हमको ये पता होना चाहिए, स्थानीय और समीपवर्ती प्रदेशों के मौसम का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है ना। क्या होना चाहिए? स्थानीय और समीपवर्ती मौसम का ज्ञान होना चाहिए। रिक्वायर्ड, किस किस चीज़ों की हमको आवश्यकता पड़ेगी मौसम पूर्वानुमान के लिए, वेदर फोरकास्टिंग के लिए, ठीक है। किस किस चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी हमको? स्थानीय मतलब लोकल, और समीपवर्ती मतलब पास के, समीपवर्ती प्रदेशों के मौसम का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। हमको एटमॉस्फेरिक प्रेशर सिस्टम का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, सिस्टम का ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट, सिस्टम में बदलाव आपको पता होना चाहिए, सिस्टम जो चेंज होता है इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट, एलिमेंट ऑफ एयर, वायु में उपस्थित तत्वों के परिवर्तन की जानकारी होनी चाहिए। एंड देन नेक्स्ट, हमारे स्थानीय
धरातलाकृति की जानकारी होनी चाहिए। स्थानीय धरातलाकृति की जानकारी होनी चाहिए आपके पास में, तभी जाके आप मौसम का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। अब थोड़ा सा देख लीजिए भारत में किस प्रकार का वेदर फोरकास्टिंग किया जाता है, किस प्रकार मौसम का पूर्वानुमान लगाया जाता है इन इंडिया, भारत में वेदर फोरकास्टिंग। यहाँ पर शॉर्ट में बता देता हूँ मैं आपको, वेदर फोरकास्टिंग इन इंडिया, भारत में किस प्रकार का पूर्वानुमान लगाते हैं। भारत में अगर बात करें तो हम लोग एंशिएंट इंडिया में चले जाते हैं, एंशिएंट भारत में चले जाते हैं, जहाँ पर मौसम का पूर्वानुमान किस पर प्रचलित था, विश्वास पर प्रचलित था, कहावतों के आधार पर, लोकगीतों के आधार पर इत्यादि के आधार पर हम मौसम का पूर्वानुमान करते हैं। हमारे यहाँ कुछ पोएट भी हुए हैं, कुछ महाकवि ग्रेट पोएट हुए हैं, घाघ नाम सुने होंगे आप लोग हिंदी वगैरह में, भट्टरी, इनकी भी काफ़ी कहावतें, भट्टरी काफ़ी कहावतें और इनकी लिखित कविताएं आती है, जिसके आधार पर ग्रामीण अंचलों में मौसम की जानकारी ली जाती है। ठीक है, तो इनकी कविताएं काफ़ी प्रचलित है, घाघ भट्टरी की कविताएं काफ़ी प्रचलित है। इसके आधार पर हमारे देश में ग्रामीण अंचलों में मौसम की जानकारी ली जाती है। ठीक है, कई कंट्री ऐसे हैं जहाँ पर हेवनली बॉडीज़ के आधार पर फोरकास्टिंग की जाती है। हेवनली बॉडीज़ अर्थात आकाशीय पिंड, जैसे चंद्रमा है, आकाश है, वायु है, उसके द्वारा। ठीक है, कीड़े मकोड़े की गति के आधार पर, किसके आधार पर, इंसेक्ट सर्वाइविंग के आधार पर, सर्वाइवल के आधार पर, ऐसा लिखते हो, सर्वाइवल के आधार पर। ठीक है, विभिन्न प्रकार के एनिमल्स और बर्ड्स के गति या मूवमेंट के आधार पर फोरकास्टिंग किया जाता है। हमारे कंट्री में, हमारे ग्रामीण परिवेश में पुरानी जो कहावतें होते हैं, एडम्स होते हैं, उसकी पद्धति को नकारा भी नहीं जा सकता है। ठीक है, आज मौसम विज्ञान ने काफ़ी तरक्की कर ली है और बहुत सी वैज्ञानिक पद्धतियाँ विकसित की जा चुकी है, इसलिए अल्पकालीन शॉर्ट रेंज फोरकास्टिंग इंडिया में भी लगाया जा सकता है। ठीक है, इसके लिए लगभग मैंने शुरू में बताया कि 12 to 8 आवर्स का टाइम लगता है शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन फोरकास्टिंग के लिए। अर्थात हमको अगर अल्पकालिक शॉर्ट रेंज फोरकास्टिंग अगर करना है, हमको शॉर्ट टाइम के लिए अगर फोरकास्टिंग करना है, अनुमान लगाना है, तो चूँकि मौसम प्रतिदिन परिवर्तित होती है तो तथ्य का एग्जैक्ट पता लगाना तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी कुछ संभावनाएं बनती है। जैसे इसमें आता है, जैसे समदाब रेखाएं पश्चिमी तट को पार करके अगर स्थल खंड की ओर झुकती है तो अगले दिन ऐसा माना गया है कि पवनों की गति धीमी होगी, और यदि समदाब रेखाएं सरल है तो मानसून प्रबल और वर्षा वाला होगा। ठीक है, सोशल साइंस में आपको पढ़ाया गया होगा समदाब रेखाएं। ठीक है ना। ठीक है, अगर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में उठने वाले गर्त चक्र मानसून पवनों को शक्तिशाली और शक्तिहीन बनाने में सहायक होते हैं। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में जो उठने वाले गर्त और चक्रवात है वो मानसून पवन को शक्तिशाली और शक्तिहीन बनाने में सहायक होते हैं। मतलब वो पावरफुल भी बना सकता है मानसून को और पावरलेस भी बना सकता है। बंगाल की खाड़ी में ज़्यादा गर्त आते हैं जबकि अरब सागर में बहुत कम आते हैं। हमारे देश में वर्षा अधिकतर जो होती है बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवात और तूफान की वजह से होती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गर्त जून माह में आते हैं, वे उत्तर पश्चिम दिशा में चलते हुए उत्तर प्रदेश के पर्वतीय भागों तक पहुंच जाते हैं। ठीक है ना, इसको लिखना पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, मैं बोल रहा हूँ, आप समझ लीजिए। बंगाल की खाड़ी में गर्त, ध्यान से सुन लीजिए, बंगाल की खाड़ी में गर्त जून माह में आते हैं गर्त। ठीक है, उत्तर पश्चिम की दिशा में चलते हुए उत्तर प्रदेश के पर्वतीय भागों में पहुंच जाते हैं। गर्त का जो अधिकतर नियमित मार्ग होता है उस अपने नियमित मार्ग पर ही चलते हैं वो गर्त। बंगाल की खाड़ी के जो गर्त होते हैं उड़ीसा, छोटा नागपुर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, थार रेगिस्तान और हिमाचल प्रदेश तक जाते हैं। अर्थात हमारे स्टेट तक भी ये वर्षा या रैन का कारण बनते हैं। यहाँ पर ये गर्त अरब सागरी गर्त में मिल जाते हैं जो मुंबई, नीमच और जयपुर होते हुए आते हैं। ऐसा अरब सागरी गर्तों की आयु कम होती है, बलूचिस्तान से आते हैं। ठीक है, अगर निम्न दाब का क्षेत्र की दिशा उत्तरी भारत में पवन की ओर होती है तो मैदानी भागों में वर्षा कम होती है। मानसून पवनों की अगर क्रमबद्धता इस दौरान टूट जाती है, मतलब अगर निम्न वायुदाब क्षेत्र की दिशा उत्तरी भारत में पवन की ओर होती है तो मैदानी भागों में वर्षा कम होती है और मानसून पवनों की क्रमबद्धता टूट जाती है। इस प्रकार की अवस्थाएं जून जुलाई में कुछ दिनों के लिए और अगस्त सितंबर में
कुछ सप्ताह के लिए हो सकती है। ठीक है, इसके आधार पर आप आसानी से मौसम का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं बात करूंगा आपसे फसल उत्पादन से जलवायु परिवर्तन के संबंध के बारे में। ठीक है, फसल उत्पादन का जलवायु परिवर्तन से क्या संबंध रखता है, मैंने कैसे उसको प्रभावित करेगी जलवायु परिवर्तन से फसल किस प्रकार से संबंधित है, देख लीजिए उसको। एग्रीकल्चरल टॉपिक है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंस रखेगा आपके लिए। क्लाइमेट चेंज रिलेशन, क्रॉप प्रोडक्शन, फसल उत्पादन से जलवायु परिवर्तन का क्या संबंध है, तो बहुत बड़ा संबंध है भाई। ठीक है, फसल उत्पादन जलवायु परिवर्तन में बहुत गहरा संबंध होता है, कहाँ पर डीपली कनेक्ट है एक दूसरे से। ठीक है, जो सॉइल होती है और जो प्लांट्स होते हैं, वनस्पति होती है, वो जलवायु की ही देन है। किसकी देन है, जलवायु की देन है, याद रखना। क्लाइमेट 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 की देन क्या क्या है, सॉइल और प्लांट्स, जितने भी प्रकार के बॉटनी के कंटेंट आएंगे, प्लांट्स ऐसा, वनस्पति। ठीक है, ये जलवायु की ही देन है। आप बोलेंगे ये जलवायु की देन कैसे है, इसको तो हम लोग उगाते हैं, तो नहीं भैया। जब आपके पास में उचित जलवायु नहीं रहेगी तो आप क्या उगा पाएंगे। मैं कहता हूँ चलिए आप चाय की खेती करिए, आपके लिए संभव होगा, नहीं होगा। मैं कहता हूँ आप इस जगह, जिस जगह पर है अभी, हो सकता है कि आप जिस जगह पर अभी एप्पल लगता होगा, लेकिन मैं कहता हूँ दूसरी जगह जाके एप्पल लगाइए आप। ठीक है, अगर छत्तीसगढ़ की बात करूँ मैं, तो छत्तीसगढ़ में मैं कहूँगा आपको एप्पल लगाइए, एप्पल की खेती करिए भला, आप नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में। बंगाल फेमस है पटसन के लिए, असम फेमस है चाय के लिए, ज्वार बाजरा राजस्थान में होता है, और हमारे छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में धान की खेती की काफ़ी ज़्यादा महत्ता है। तो ये समझ सकते हैं कि जलवायु ही मिट्टी और वनस्पति देती है। क्लियर है। भूमध्य रेखी जो प्रदेश होता है उसमें अत्यधिक वर्षा के कारण सघन वनस्पति का आवरण बना जा, तो क्लाइमेट ही हमको वो सारी चीज़ें देती है। ठीक है, भूमध्य रेखी प्रदेशों की बात मैं कर रहा था। भूमध्य रेखी प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण सघन वनस्पति का आवरण पाया जाता है। भूमध्य रेखी, सोशल साइंस में आपने पढ़े होंगे, भूमध्य रेखी प्रदेशों में सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा होने के कारण यहाँ पर क्या होती है, फॉरेस्ट एरिया बन जाता है, सघन होता है, पेड़ पौधों की, वनस्पति का जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। सदाबहार वन यहीं पर पाए जाते हैं। ठीक है, इस हिस्से में सदाबहार वन पाए जाते हैं भूमध्य रेखी प्रदेश में, क्योंकि जलवायु काफ़ी उचित रहती है। उचित रहती है मतलब ज़्यादा वर्षा इसी जगह पर होती है। कुछ अपवाद भी मिलते हैं, कुछ फसलों को छोड़कर, अगर कंदमूल की फसलें ही अगर लोगों का आधार है, ठीक है ना, कुछ अपवाद को छोड़कर, कुछ फसलों को छोड़कर कंदमूल की फसलें ही लोगों का आधार है, आपको ये पता होना चाहिए। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में केला का उत्पादन अधिक होता है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय एरिया में केला का उत्पादन सर्वाधिक होता है। आपको पता है इंडिया में केला किधर ज़्यादा होता है, नहीं पता है तो पता करके बताना है मेरे को कमेंट में। उष्णकटिबंधीय एरिया में केला का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। शीतकटिबंधीय एरिया, मैं एक एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। शीतकटिबंधीय जो एरिया है, इस कटिबंधीय एरिया में आप एप्पल उगाते हैं, सेब वगैरह उगाते हैं, नाशपाती वगैरह उगाते हैं। ठीक है, उससे इसका ज़्यादा उत्पादन होता है। ठीक है, मई जून महीना में तापमान अधिक होता है हमारे यहाँ। ठीक है, जिसके कारण कृषि उत्पादन संभव नहीं हो पाता। लेकिन अगर सिंचित क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर कृषि खेती आराम से कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, जलवायु की विविधता के कारण फसल उत्पादन के लिए अनुकूल वातावरण उपस्थित करती है। बने क्लाइमेट क्या होता है, चेंजेबल है, परिवर्तनशील है, अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार की जलवायु होती है, तो ये अनुकूल वातावरण उपस्थित कर लेती है। ठीक है, अगर आप पंजाब उत्तर प्रदेश की जलवायु की तरफ जाएंगे तो गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त है। पंजाब और किस ओर जाएंगे आप, यूपी की ओर जाएंगे तो ये गेहूं की खेती के लिए ज़्यादा उपयुक्त है। ठीक है, समझ रहे हैं। अगर आप छत्तीसगढ़ आते हैं तो चावल की खेती के लिए ज़्यादा उपयुक्त है। सींची एंड उड़ीसा की तरफ अगर आप आते हैं तो ये राइस चावल की खेती के लिए, धान की खेती के लिए ज़्यादा उपयुक्त होता है। ठीक, समझ रहे हैं। ग्रीष्मकाल में तापमान बढ़ जाने के कारण फसलें शीघ्र पक जाती हैं।
ठीक है, ग्रीष्म काल में क्या होता है, तापमान ज़्यादा बढ़ता है तो फसल जल्दी पकता है। हमारे देश में जिन जगहों पर 100 सेंटीमीटर से ऊंचा वर्षा होता है उन जगहों में चावल, गन्ना, पटसन, 50 से 100 सेंटीमीटर वाले भागों में गेहूँ, मक्का आदि। तो इसको भी आप लोग जान लीजिए कि क्या इसमें कंटेंट मिलता है। जहाँ पर 100 सेंटीमीटर से ऊपर बारिश होती है वहाँ पर क्या क्या चावल वगैरह, गन्ना वगैरह आप लोग उगाते हैं, शुगर कैन। ये हमारे देश की जलवायु से संबंधित फसल है, ठीक है। जहाँ पर 50 से 100 सेंटीमीटर वाला बारिश वाला एरिया है, इन जगहों पर गेहूँ उगाते हैं हम लोग, ठीक है, गेहूँ उगाते हैं, मक्का उगाते हैं। और यदि 25 से 50 सेंटीमीटर क्षेत्र वाले में जाएं तो ज्वार, मक्का, बाजरा वगैरह उगाते हैं, सोरगम वगैरह उगाते हैं। मोटे अनाज की खेती प्रचलित है, मोटे अनाज में आते हैं ज्वार, बाजरा, आपको पता है, ठीक है। अगर 25 सेंटीमीटर से कम हो गई वर्षा तो इस क्षेत्रों में फसल उत्पादन संभव नहीं है। प्लांट प्रोडक्शन नॉट पॉसिबल, ठीक है, प्लांट प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हमारे देश में जून, जुलाई और अगस्त में अधिकांश वर्षा होती है, आपको पता है। जैसे शीघ्र पकने वाली फसल ज्वार, बाजरा, मूंग, उड़द आदि हम लोग लगाते हैं। भारत में जो एग्रीकल्चर है इंडिया में वो कुछ ही महीने में संपन्न हो जाती है, बाकी भाग सूखा रहता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर सूखा रह गया तो घास के मैदान विकसित नहीं हो पाएगा, पशुओं को चारा नहीं मिलता। वर्षा की अनिश्चितता के कारण कभी ज़्यादा कभी कमी के कारण सूखा, बाढ़ का सामना करना पड़ता है। दोनों स्थिति में फसल प्रभावित होती है, आप तो जानते ही हैं, ठीक है। रबी और खरीफ की यहाँ पर दो अलग अलग ऋतु होती है हमारे कंट्री में। रबी की फसल देखे होंगे आप कि अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है, ठीक है, अप्रैल मई में काट ली जाती है, ठीक है। रबी की फसल कब कब बोई जाती है, अभी मैंने बताया आपको, अक्टूबर से दिसंबर में बोई जाती है, अप्रैल से मई तक काट ली जाती है, क्लियर है। उसके बाद में रबी की फसल में गेहूं, चना, सरसों आते हैं। ये जो खरीफ और रबी की जो फसल है दोनों मानसून पर डिपेंड करती है, ठीक है ना। इत्यादि आप समझ गए होंगे कि कैसे जलवायु परिवर्तन फसल उत्पादन को प्रभावित करती है। वर्षा और मानसून की अनिश्चितता के कारण भारतीय कृषि को हम लोग मानसून का जुआ कहते हैं, ठीक है। लगातार इसमें क्या होता है, कभी कमी होती है, कभी ज़्यादा होती है, कभी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ज़्यादा के कारण फसल बर्बाद हो जाती है, ख़राब हो जाती है। इसलिए भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से लेके आऊँगा एग्रीकल्चर पर बेस्ड, ठीक है। तब तक के लिए सबको बाय।